नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है प्रकाश कुमार जी ने। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिन भर ऑफिस में काम करके इतना थक चुका था कि शाम को कमरे पर पहुंचते ही खाना खाया और मैं सो गया। मैं इतना ज्यादा थका था कि मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि कम से कम अपने कपड़े बदल लूं। मैं जिस अवस्था में सोया था उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था कि मैं जिंदा भी हूं या कोई लाश पड़ी है। ना तो बिस्तर ठीक से लगा था, ना ही सोने की अवस्था ही ठीक से थी। जिंदा और मुर्दा में फर्क करने वाली चीज थी तो वो थी मेरी सांस, जो सीनों से उठकर नाक के रास्ते बाहर आ रही थी और कह रही थी कि अभी हमारा सफर थमा नहीं है। मेरी इन आती जाती सांसों के अलावा मुझे किसी चीज का कोई होश न था। मैं अपनी नींद में डूबा था कि अचानक ही दरवाजे पर किसी के पीटने की जोर से आवाज आई। दरवाजा पीटने की आवाज कब से आ रही थी कह नहीं सकता था। मेरी नींद जिस आवाज से टूटी थी वो पहली बार थी या कई बार के पीटने के बाद कहना मुश्किल था। फिलहाल मेरी नींद तो खुल गई थी मगर दिमाग अभी भी भ्रमित था। मैं बेड पर लेटे लेटे ही सोचने लगा कि किसी ने मेरे दरवाजे को सचमुच खटखटाया है या केवल मेरा भ्रम है। थोड़ी देर ऐसे ही इंतजार करने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो मैं पिछली घटना को दिमागी भ्रम समझकर दोबारा चादर तानकर सो गया। अभी नींद ने अपना असर दिखाना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर फिर किसी के पीटने की आवाज हुई। मैं फिर से जाग गया और सोचने लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं इस बार भी बिस्तर पर ही लेटा रहा मगर पहली बार से ज्यादा सजग और चौकन्ना। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलना चाहता था मगर सर्दी की ठिठुरती रात मुझे ऐसे करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ एक डर भी था कि ना जाने कौन हो। मैं हिम्मत करके जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरा, रात का डरावना रूप देखकर सहम गया। रात की ठंड महसूस कर ऐसा लग रहा था मानो किसी से बदला लेने पर आमादा हो। तेज गति से चलने वाली हवा ने उसकी ताकत और भी बढ़ा दी थी। मैं एक बार अपने बिस्तर को ठीक से करने के बाद लेटने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ, क्या चाहिए? दूसरी तरफ से जब कोई उत्तर ना मिला तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर लेट गया। मैं सोने की कोशिश करने लगा मगर मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा था। ना चाहते हुए भी ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। ऐसा लगता मानो अभी फिर से दस्तक होगी मगर काफी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं काफी देर तक यूं ही जागता रहा। मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं। सुबह नींद खुली तब जब मोबाइल ने अलार्म की सीटी बजाना शुरू किया। अगले दिन मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक दरवाजे पर किसी के होने की आहट पाकर मेरी नींद खुल गई। मैं काफी देर तक यूं ही कमरे की सीलिंग निहारता रहा और बाहर कौन हो सकता है इसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुआ था कि अचानक दरवाजे पर किसी के होने की आहट पाकर मेरी नींद खुल गई। मैं काफी देर तक यूं ही कमरे की सीलिंग निहारता रहा और बाहर कौन हो सकता है इसके बारे में सोचता रहा। एक बार फिर एक दिन पहले की घटना जहन में ताजा हो गई। मैं एक बार तसल्ली कर लेना चाहता था कि वास्तव में आज फिर कोई मेरे दरवाजे पर है या कल की घटना दिमाग में उथल पुथल मचा रही है। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। बाहर देर तक फिर कोई आहट ना हुई।
मैंने सोचा हो सकता है कोई जानवर खाने की तलाश में मुंह मारा हो या फिर ये मेरे दिमाग का भ्रम हो। ये सोचकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी नींद का खुमार हल्का सा ही चढ़ा था कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैं कुछ भी ना सोचा और गुस्से में आकर अपने कंबल दूर फेंका और तुरंत दरवाजे पर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहर है। मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर उसकी क्या परेशानी थी, वो क्यों इस तरह बार बार मुझे परेशान कर रहा था। क्या कोई जरूरतमंद था या फिर कोई जानबूझकर शैतानी कर रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य मुझे अचंभित कर गया। बाहर दरवाजे से थोड़ी दूर मुझे किसी की होने का एहसास हुआ। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे जो दिखा उससे मुझे और भी आश्चर्य हुआ। बाहर कोई लड़की थी जो कि एक चादर में लिपटी हुई थी। उस लड़की को अपने कमरे के सामने इस तरह आधी रात को देखकर मुझे कितना अचरज हो रहा था, कह नहीं सकता था। मैं आश्चर्य और जिज्ञासा में उसे संबोधित करते हुए बोला, कौन है वहाँ, क्या चाहिए? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं एक दो कदम आगे बढ़ा। मुझे अपनी तरफ बढ़ते देख वो और आगे बढ़ गई। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। जिस ठंड की रात में ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े लिपटे होने के बावजूद मुझे कपकपी हो रही थी, उसी ठंड की रात में मेरे सामने एक लड़की केवल एक चादर लपेटे आराम से खड़ी थी। मैंने एक बार पुण्य सवाल किया, आप कौन हो? देखिए, यदि आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताइए, मैं भरपूर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया बार बार इस तरह मेरी नींद खराब मत करिए। मैं इतना कुछ बोल गया मगर फिर भी दूसरी तरफ से कोई उत्तर ना मिला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे झल्लाहट होने लगी। मैं गुस्से में बोला, अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इतना कहकर मैं वापस कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। मैं बिस्तर पर लेट तो गया मगर मेरा ध्यान बाहर खड़े अजनबी के बारे में ही सोच रहा था। आखिर कौन हो सकता है बाहर? मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है जो कोई मुझे नुकसान पहुँचाने आया हो। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं, मगर फिर ख्याल आया कि मेरे पास कौन सा सोना खजाना है जो कोई लुटेरा आया हो। मैं ठहरा गरीब, कुल 10,000 रुपए की मानसिक कमाई, जिसका आधा हिस्सा कमरे के किराए में ही खर्च हो जाता था। बचे आधे हिस्से में बाकी सारी गृहस्थी सजानी पड़ती थी। मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ का जमींदार भी मुझसे ज्यादा कमाता था। मेरी कमाई का नतीजा ही था जो मैं अपनी कॉलोनी से बाहर बड़े खंडर जैसे मकान में रह रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरा ये भ्रम तो दूर हो गया कि मेरे घर कोई चोरी करने भी आ सकता है। मैं अपनी यादों के सागर में गोते लगा ही रहा था कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैं गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने अपना कंबल हटाया और तुरंत दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही चादर में लिपटा साया नजर आया जो दरवाजे के कुछ दूर मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं जब उसके पास जाकर उसे पकड़ना चाहा तो वो धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी। ऐसा होते देख मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं वापस कमरे में आया और एक बड़ा सा डंडा और टॉर्च लिए उसके पीछे लपक पड़ा, ये सोचकर कि आज इसको ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर किसी को कभी तंग नहीं करेगी। मगर इस दौरान मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे उठाए कदम मेरे लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। मुझे इस बात का तनिक आदेश ना था कि मैं जिसे सबक सिखाने निकल रहा हूँ वो वास्तव में अकेली है या उसके साथ उसके और भी साथी हो सकते हैं। सही कहा है लोगों ने, क्रोध आदमी के सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं अपने कमरे से काफी दूर निकल आया। वो लड़की आगे आगे चल रही थी और मैं उसका पीछा करते करते कॉलोनी के बाहर तक आ गया।
लेकिन मैं उसको पकड़ना तो दूर उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाया था। इस दौरान मैंने उसे कई बार रोकना चाहा, कभी प्यार से तो कभी ललकार से, मगर मेरे हाथ निराशा ही लगी। उसका पीछा करने के दौरान मैं ये भूल ही गया था कि मैं रात के समय एक ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहा हूँ जिसको मैं जानता तक नहीं था। मेरे लिए शहर भी ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। जहाँ तक मैं रास्ते को जानता था वहाँ तक मैं उसका पीछा करता रहा। इस दौरान मैं उसके पीछे काफी दूर निकल आया था। यूं तो अंधेरे में दूरी और समय का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर मैंने अंदाजा लगाया कि मैं अपने कमरे से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। इस चोर पुलिस के खेल में मुझे लगता है कि पुलिस भले ही चोर को ना पहचान पाई हो, मगर चोर पुलिस को अच्छी तरह पहचान गया था। मुझे तो ये भी पता नहीं चल सका कि वास्तव में मैं जिसे एक अबला लड़की समझ रहा था वो सच में लड़की थी या कोई और। इतनी दूर आने के बाद भी जब मैं उसका कुछ ना बिगाड़ पाया तो मैं वहीं रुक गया और उसके लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं लौटी। मैंने कलाई में बांधी घड़ी पर नजर डाली तो पाया रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को अकेले इतनी ठंड में मैं कहाँ जा रहा था, मुझे इस बात का कोई होश ना था। मुझे तो बस उस शैतान को पकड़कर उसे उसके किए की सजा देने का धुन सवार था। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि जल्दीबाजी में मैं दरवाजे पर ताला डालना ही भूल गया था। अपनी स्थिति के बारे में सोचकर मेरी हालत खराब होने लगी। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था कि बेवजह ही इतनी दूर चला आया। क्या जरूरत थी ओवर स्मार्ट बनने की। अगर इस समय कोई चोर या लुटेरा मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ये भी तो नहीं पता कि कहीं इसने मेरे साथ कोई चाल ना चली हो। मैं सोचने लगा कि कहीं ये सब सोची समझी चाल तो नहीं मेरे घर में डाका डालने का। अगर ऐसा हुआ तो मेरे तो दिवाला निकल जाएगा। हालांकि मेरे पास रुपए तो नहीं थे, मगर कमरे पर कंपनी का लैपटॉप और बैग में मेरे सारे दस्तावेज पड़े थे। अगर ये सब चोरी हो गए तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना ख्याल आते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं उस अजनबी के पीछे जाने की वजह बेतहाशा अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। वैसे तो मैं बहुत तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो मेरा घर मुझसे दूर भागे जा रहा हो। मैं लगभग आधे घंटे बाद अपने कमरे के पास पहुंचा। मैं कमरे से अभी कुछ दूर था कि अचानक मेरे कदम ठिठक गए। मेरा कमरे का दरवाजा खुला था और भीतर बल्ब जल रहा था। मुझे समझते देर ना लगी कि जिसका डर था वही हुआ। मेरे ना होने में मेरे कमरे में कोई आया था और शायद अभी भी है या फिर चला गया है, कहना मुश्किल था। मैं वहीं कुछ दूरी पर रुक गया और स्थिति का जायजा लेने लगा। मैं कमरे से किसी के निकलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि बिना स्थिति को जाने कमरे में सीधा प्रवेश करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तब मैं दबे पांव धीरे धीरे छुपते छुपते कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के पास पहुंचकर मैंने खिड़की से झांककर अंदर के माहौल का जायजा लिया। अंदर किसी को ना पाकर मैं जल्दी से दरवाजे पर आया और फिर अंदर चला गया। कमरे में पहुंचकर मैंने पाया कि कमरे की स्थिति वैसी ही थी जैसे मैं इसे छोड़कर गया था। हाँ, 1-2 जगह ऐसी स्थिति थी जो मेरे गले से नहीं उतर रही थी। फिर जिस चीज का मुझे डर सता रहा था वैसा बुरा कुछ नहीं हुआ था और मेरे लिए ये काफी था। मैंने झट से हाथ पैर धोए और जाकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी में 3:15 बज रहे थे। आंख दर्द कर रही थी, जिसका साफ मतलब था उन्हें नींद की सख्त जरूरत थी और मैंने भी उनकी इच्छा पूरा करना ही इस समय बेहतर समझा। मैं कंबल ओढ़कर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर आंख में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसका मुख्य कारण था मेरे दिमाग के अंदर चल रहा उथल पुथल। मगर मुझे इस उथल पुथल से पार पाना था, इसलिए मैंने अपने दिमाग रात की घटना की वजह अगले दिन ऑफिस में
होने वाली स्वाभाविक घटना पर केंद्रित करने लगा। ऑफिस के नाम पर तो अच्छे अच्छे को नींद आने लगती है, तो फिर मैं किस खेत की मूली था। मुझे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मुझे तब होश आया जब घड़ी के अलार्म ने मुझे जगाया। नींद भले ही टूट चुकी थी, मगर शरीर में अजीब सा भारीपन अब भी महसूस हो रहा था। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। इसका सीधा संबंध था रात में घटी घटना से। ये समझते देर न लगी। आंख खोलकर भी खुल नहीं रही थी और सिर में भी दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उठकर पानी गर्म किया और बैठकर एक गिलास पानी पिया। तब कुछ राहत महसूस हुई। मुझे ऑफिस जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, मगर ऑफिस तो ऑफिस था। मुझे ना चाहते हुए भी ऑफिस के लिए निकलना ही था। इसलिए मैं सारी थकान और आलस को भूलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और घर से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कॉलोनी से बाहर आकर मैं बस का इंतजार करने लगा। कंपनी की अपनी बस सेवा थी, जो कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए कंपनी ने खुद उपलब्ध करवाया था। जब तक ये बस नहीं लगी थी, कंपनी में स्टाफ के वाहनों का पूरा पुल बंधा रहता था। आए दिन किसी न किसी की बस छूट जाती थी, तो कोई जाम में फंसने की वजह से लेट पहुंचता था। हालांकि इसमें भी नुकसान कर्मचारियों का ही होता था, मगर रोज के किचकिच से दिमाग उब जाता था। इन्हीं बातों से उबकर और बहानों से बचने के लिए कंपनी ने खुद ही बस लगा दी थी। ये बस क्या लगी, कुछ लोगों की तो चांदी हो गई, मगर कुछ लोग इस बात से भी खफा थे। खुश होने वालों में वो लोग थे जिनको रोज घंटों बस के लिए इंतजार करना पड़ता था और बस आने पर भी सीट मिले या नहीं, या फिर आज खड़े खड़े ही ऑफिस जाना होगा, ये सोच सोच कर बुरा हाल हो जाता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी महान लोग थे जो बस लाने से इस तरह दुखी थे मानो किसी ने उनकी सारी जायदाद छीन ली हो। ये वही लोग थे जिनकी आदत हो गई थी रोज रोज जाम में फंसने की, या यूं कहें कि देर से ऑफिस जाने की। उन्हें तो रास्ते भर का जायजा लेते हुए ऑफिस पहुंचना होता था। पहले तो वो घर से ही देर से निकलते थे और कंपनी पहुंचकर जाम का बहाना बना देते थे। शायद ऐसे ही लोगों की परेशानियां देखकर ऑफिस के मैनेजर को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा और इस उड़न खटोले का इंतजाम करना पड़ा था। बस हर स्टॉप पर अपने नियम पर आती थी, जिसका सीधा मतलब था कि स्टाफ को समय से पहले वहां पहुंचना पड़ता था। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए बेचारे बहुत दुखी थे। आखिरकार उनके देर से निकलने का रास्ता जो बंद हो गया था। बस जब मेरे स्टॉप पर पहुंची तो मैंने देखा कि उसमें 30-35 लोग सवार थे, जिनमें 5 महिला कर्मचारी थी। उनमें से 2 मेरी उम्र की थी, इसलिए उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हो जाया करती थी। इसके 2 कारण थे। एक तो मैंने अभी नए ही ऑफिस ज्वाइन किया था और मुझे आए केवल 3 महीने ही हुए थे। दूसरा मेरा शर्मीला और अकेला स्वभाव। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकांत प्रिंस था, क्योंकि एक बार शुरू हो जाने पर मैं जल्दी शांत नहीं होता, अर्थात बहुत बातूनी था। मैं खूब शरारत करता था। हंसना और हंसाना मेरा दिनचर्या में शामिल था, मगर मैं केवल उन्हीं लोगों से बात करता था जो मुझसे भली भांति घुले मिले होते थे। ऐसे ही लोगों में से एक थे मिस्टर इंद्रपाल जायसवाल। मैं उनको आईपी अंकल बोलता था। उम्र में वो भले ही मुझसे काफी बड़े थे, मगर दिल से चंचल और मधुर भाषा थी। मैं अक्सर अपने कामों में उनसे सहायता लेता था। मेरा दूसरा मित्र था मिस्टर डीके सिंह उर्फ दीपक कुमार सिंह, जो मेरी उम्र का था और कंपनी में मुझसे 1 महीने पहले ही आया था। शायद इसलिए हम दोनों में काफी जमती थी। दीपक ऑफिस में ही काम करने वाली कामनी नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसके सामने ज्यादा कुछ बोलने से डरता था। वैसे तो कामनी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नाम की तरह, मगर स्वभाव से बहुत ही शांति और गंभीर किस्म की लड़की थी। हमारी बातचीत हाय हेलो तक ही सीमित थी, मगर दीपक और कामनी के बीच क्या था ये तो वही दोनों जानते थे।
सुबह ऑफिस जाते वक्त भी मेरा ध्यान रात वाली घटना पर ही टिका था। बस में कितने लोग आए, बस कहाँ कहाँ रुकी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। सच कहूँ तो मैं बस में होकर भी अपने कमरे पर ही था। हद तो तब हो गई जब दीपक कामनी आए। आईपी अंकल भी बस में चढ़ गए और मेरा ध्यान उन पर भी नहीं गया, जबकि मेरे रोज का काम था कि जैसे ही आईपी अंकल बस में आते मैं उन्हें आगे बढ़कर हेलो बोलता था। मुझे इस तरह खोए हुए देखकर किस किस को आश्चर्य हुआ था कह नहीं सकता। मुझे होश तब आया जब दीपक मेरे बगल में आकर जोर से झटका दिया। मुझे इस तरह से हड़बड़ाते देख अगल बगल के कई लोग एक साथ हंस पड़े, जिसका कारण मुझे नहीं सूझ रहा था, क्योंकि मेरे जानने में ऐसी कोई घटना या बात नहीं हुई थी जिस पर इस तरह से ठहाके लगाकर हंसा जाए। इन ठहाकों का परिणाम ये हुआ कि मुझे इस बात का पता चल गया कि बस में कितने लोग आ चुके हैं। मुझे इस तरह खोया देख दीपक ने कारण जानने की इच्छा प्रकट की, मगर मैं टाल गया। मुझे डर था कि कहीं मेरा मजाक न बनाया जाए। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरा ध्यान रात वाली घटना पर ही लगा रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए अपने आप को काम में डुबा लेता, मगर जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिलती मैं फिर वहीं पहुंच जाता। ऐसा लग रहा था कोई अनजान शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो और मैं चाहकर भी उसके चंगुल से छूट नहीं पा रहा हूँ। इन सब का असर मेरे चेहरे और हाव भाव पर साफ दिख रहा था। आखिरकार लंच के समय एक बार फिर दीपक ने मुझे टोका, क्या हुआ है तुझे? आज बड़े शांत शांत दिखाई दे रहे हो, काम में भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा, बताइए तो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उत्तर में कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत को क्या होगा? तुम जैसे शैतानों के होते कोई और शैतान मेरे पास आ सकता है क्या? मेरी बात सुनकर भी दीपक को तसल्ली ना हुई। उसने दोबारा पूछा, घर पर तो सब ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो कहो, इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है? मैंने उत्तर दिया, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, रात में ठीक से नींद नहीं आई थी इसलिए थोड़ी थकान सी लग रही है और कुछ नहीं है। दीपक मेरी चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, नींद नहीं आ रही थी तो किसी और को बुला लिया होता। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथी और लोग भी हंसने लगे। मैंने मन में बोला, बेटा तुझे क्या पता नींद की वजह कौन आया था, उसी ने तो हालत खराब की है। मैं भी उसके साथ धीरे से मुस्कुरा दिया। शाम को ऑफिस से वापस आते आते मैं रात की घटना को काफी हद तक भूल चुका था। वैसे तो ऑफिस से लौटते लौटते रात के 9 बज जाते थे, मगर जगमगाती रोशनी में पता ही नहीं चला कि रात के 9 बज रहे हैं या शाम के 6। सड़कों पर, दुकानों में, गलियों में उस समय काफी भीड़ देखने को मिल जाती थी। ऑफिस से लौटकर मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और खाना खाने बैठ गया। खाना मैंने रास्ते में होटल से पैक करवा लिया था, क्योंकि आज मैं स्वयं भोजन पकाने की स्थिति में नहीं था। मैं जल्दी से खा पीकर सोना चाहता था। मैंने जल्दी से भोजन समाप्त किया और 10:30 बजते बजते सो गया। पिछली रात की नींद ना पूरी होने के कारण आज जल्दी नींद आ गई। अभी मैं नींद में पूरी तरह डूबा भी नहीं रहा होऊंगा कि आज फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी पर नजर डाला तो देखा 12:15 बज रहे थे। मतलब मुझे सोए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे, मगर ऐसा लग रहा था कि मैं अभी 5 मिनट पहले ही सोया रहा होऊंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई, खट खट। इस बार मुझे उठने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे एहसास हो गया था कि आज फिर कल की तरह मेरी लगने वाली है। सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बार सोचा पुलिस कंट्रोल को फोन लगाऊं, मगर फिर सोचने लगा कि उनसे क्या कहूंगा। फिर पुलिस वालों के चक्कर में पड़ने का मतलब अपना चैन सुकून सब गंवाना। इसलिए मैंने ये विचार छोड़कर स्वयं ही इससे निपटने का निर्णय लिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला,
जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे वही पिछली रात वाला साया नजर आया। मैंने उसे पुकारा और बोला, आपको क्या चाहिए? आप क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि मुझे अपनी ओर बढ़ते देख वो मुझसे दूर जाने लगा। मुझे समझते देर न लगी कि आज फिर कल जैसी ही दौड़ होने वाली है। मैं वापस कमरे में लौट आया। मैंने बाहर ना जाने का निश्चय करके सोने की तैयारी करने लगा। अभी मुझे अंदर आए 10 मिनट भी ना हुए थे कि जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इस बार कोई लगातार मेरे दरवाजे को पीट रहा था। मुझे लगा कि आज फिर मेरी परेड कराए बिना ये नहीं मानेगी। आज मैं पिछली रात वाली गलतियां नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए मैंने अच्छे से कपड़े पहने, सर पर टोपी लगाई, टॉर्च, मोबाइल और एक मजबूत सा लोहे का रॉड लेकर आगे बढ़ा। दरवाजा खोला तो वो साया कुछ ही दूरी पर नजर आया। मैं बाहर निकलकर जैसे ही उसकी ओर लपका वो मुझसे दूर जाने लगी। मैंने लौटकर पहले दरवाजे पर ताला डाला और फिर उसके बाद उसकी ओर बढ़ चला, मगर क्यों इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। उस साए को खुद से दूर जाते देख मैंने उसके पीछे जाने की वजह कुछ और ही प्लान बनाया। आज मैंने दूसरे रास्ते से उसका पीछा करना शुरू किया। मैं उसके पीछे जाते जाते अचानक ही अपना रास्ता बदल दिया और थोड़ी देर के लिए एक ऑटो में छुप गया। मैंने देखा कि कुछ दूर जाकर वो साया भी ठहर गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उसके पीछे नहीं आ रहा हूँ। वहीं रुककर मेरा इंतजार करने लगा और इधर उधर पीछे की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाह मुझे ही ढूंढ रही हो। जब वो साया पीछे मुड़ा मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वो लड़की थी। उसे देखकर मुझे अजीब सा डर सताने लगा। मैंने गांव में बहुत बार चुड़ैल के किस्से सुने थे। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये भी तो कोई चुड़ैल नहीं जो मुझे फंसाने आई हो। मैंने सुना था कि चुड़ैल पहले आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उसका शिकार करती है। इस सोच में मेरा पूरा बदन कांप उठा। उस समय मेरी जो हालत थी मैं कह नहीं सकता। मुझे अपने पीछे ना पाकर वो धीरे धीरे उसी राह पर लौटने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो और पास आई उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसे पहले कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने कब और कहाँ उसे देखा था, मगर बहुत जोर देने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब वो लौट रही थी उसकी नज़र मुझे ही ढूंढ रही थी। ऐसा होते देख मैं और भी अच्छे से छुप गया। मुझे कहीं ना पाकर वो और तेजी से मेरे कमरे की तरफ वापस लौटने लगी। मैं भी उसके पीछे छुपता छुपता वहां लौटने लगा। आज पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसमें चोर खुद पुलिस को ढूंढ रहा था। वो लड़की जैसे ही मेरे घर के सामने पहुंची, दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो एकदम से ठिठक गई। फिर अचानक ही वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर डाला। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ पूरी रात भी रो रही हो। वक्त जैसे थम सा गया। एक तरफ रात का सन्नाटा था जो बढ़ते वक्त के साथ और भी गहराते जा रहा था और भयानक रूप का इंतजार करती जा रही थी। दूसरी तरफ आसमान में खिला चांद अपनी खिली रोशनी से रात की भयानक को कम करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मगर इन सब के बीच जो चीज मन को सबसे ज्यादा अचंभित और रोमांचित कर रही थी वो थी उस लड़की का रोना। कुछ ही देर बाद वो बैठी बैठी रोती रही और फिर अचानक ही वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरे दरवाजे पर लगा ताला अपने आप ही खुल गया और उसके खुलते ही दरवाजा भी खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी रोशनी मेरे कमरे में फैल गई। ये सब घटना मेरे लिए किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर मेरा दिल डरा और रोमांच के मारे बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं छिपकर एक एक घटना को बहुत सावधानी से देख रहा था। कुछ देर बाद पलक झपकते ही वो रोशनी गायब हो गई
और उसके साथ ही वो लड़की भी गायब हो गई। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा कि तभी अचानक ही मेरे पीछे से कुछ आहट हुई। मैं एकदम से सहम गया। मेरा डर के मारे पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत ना हो रही थी। समय के साथ ही खरखराहट और भी बढ़ती जा रही थी। अब मैं भगवान का नाम लेते हुए अपने कमरे की ओर भागा। मैं कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कुत्ते की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही भौंक रहा हो। मैं जल्दी से कमरे में पहुंच जाना चाहता था, मगर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलना चाहा, वो नहीं खुला। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दरवाजे को खुलते और उसमें रोशनी चमकते देखा था। आश्चर्य और भी बढ़ गया जब मेरी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर गई। ताला खुलकर नीचे गिरा पड़ा था और कुंडी भी नहीं लगी थी, मगर मेरी बहुत कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। एक तो ठंड की रात, उस पर कीड़ों की चीख की आवाज उसकी भयानकता और बढ़ा रहे थे। अचानक ही चमगादड़ का एक झुंड मेरे पास से गुजरा। पीछे से कुत्ते की रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रात का ये माहौल पल पल मेरी हालत खराब करते जा रहा था। मैं पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को अंदर की ओर ढकेल रहा था, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजा अंदर से बंद हो। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब अंदर कोई नहीं है तो फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है, क्योंकि मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई और नहीं रहता था। मैं ये बात 2 दिन पहले तक पूरी आत्मविश्वास से कह सकता था, मगर पिछले 2 दिन की घटनाएं घटने के बाद ये कहना मुश्किल है कि मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ। इसे मेरा भ्रम समझिए या कुछ और, मगर फिलहाल तो इस समय मेरी दलीलें बिल्कुल सही लग रहे हैं। मैं अपनी कोशिश में लगा था कि अचानक ही किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अभी 1 मिनट पहले तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक ही मेरे मुड़ते ये कौन आ गया। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि मुझे कौन पुकार रहा है, मगर डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने दोबारा मुझे पुकारा मेरे नाम से, ओम। अब मैंने हिम्मत करके अपना सिर पीछे घुमाया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वही लड़की दिखाई दी जो अभी कुछ देर पहले मेरे कमरे के बाहर रो रही थी और फिर न जाने कहां गायब हो गई थी। आज एक ही दिन में दूसरी बार उस लड़की का चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर थोड़ी देर तक उसे यूं ही देखने के बाद मेरा डर जाता रहा। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी मायूसी और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे देखकर डरने की वजह मुझे उस पर दया आने लगी। मुझे इस तरह खुद को निहारते हुए देखकर उस लड़की ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद नहीं चल रहा हूँ, बल्कि कोई अनजान शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं उस लड़की के पीछे पीछे कॉलोनी से बाहर तक आ गया। कॉलोनी से बाहर आने के बाद वो एक जगह कुछ देर को ठहरी और फिर चल पड़ी। वो अब जिस रास्ते पर बढ़ रही थी उस रास्ते पर तो कोई दिन में भी नहीं जाता था। उस रास्ते के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थी। उदाहरण, जो भी उस रास्ते पर जाता वापस नहीं लौटता। उस रास्ते पर पहुंचते ही जैसे मेरे कदम एकदम से ठिठक गए। मुझे जब अपनेपन का होश हुआ मैं एकदम से चौंक पड़ा। मुझे इस तरह चौंकते हुए देखकर वो सारा माजरा समझ गई। वो मेरे मन के भाव को पढ़ती हुई बोली, ओम डरो नहीं, तुम बस चले आओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसके मुंह से अपना नाम दोबारा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे कैसे जानती है। उसकी तसल्ली देने के बावजूद
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ूं। मैं भला उस व्यक्ति की बात पर क्यों विश्वास करने लगा जिसको मैं जानता ही नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसने दोबारा मुझे पुकारा, डरो नहीं, चले आओ। इस बार मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा क्योंकि अब मैंने भी इस रहस्य के हद तक जाने का फैसला कर लिया था। वैसे भी मेरे सामने एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। मैंने अपने आप को मजबूत और चौकन्ना किया ताकि हर आने वाले खतरे से सतर्क रहूं। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। हम दोनों में दूरी का ज्यादा फासला नहीं था। अगर फासला कहीं था तो वो था हम दोनों की स्थिति में। एक और जहां उसे मालूम था कि क्या हो रहा है, वहीं मैं आने वाले पल से बिल्कुल अनजान था। मैं उसके इशारे पर नाचने के लिए भी मजबूर था। वो मदारी थी और मैं उसके साथ का कठपुतली। इस समय हम दोनों के लिए कोई चीज कॉमन थी तो वो थी ठिठुरती कांपती अकेली तन्हा रात और उसकी खामोशी और वीरानियां। एक तो काली भयानक रात, उस पर हड्डी कपाती ठंड, उस पर साए साए चलती हुई बर्फीली हवा। ऐसा लग रहा था मानो मुझे धमका और पूछ रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा हमसे जो इस तरह खुले आसमान तले इस वीराने में टहल रहे हो, वो भी तब जब सारा जहां कोरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। मैं बेचारा उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। कभी कभी रास्ते में अचानक ही पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट उठती जिसमें मेरा रोम रोम सिहर उठता। कभी कभी उल्लुओं के बोलने से वातावरण की भयानकता और बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की टहनियाँ जब आपस में रगड़ती और टकराती तो ऐसा लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। इस एहसास से ही मेरे मन में जो रोमांच पैदा हो रहा था उसे या तो मेरी अंतरात्मा ही जानती थी या फिर मेरा खुदा, जिसके नाम के सिवा मेरा उस समय कोई और सहारा नहीं था। उसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मगर शब्दों में नहीं ढाल सकता। मेरा साथ देने वाला एक और शख्स था। वो था बेचारा चांद, जिसकी खिली रोशनी कुछ हद तक मेरा साथ निभा रही थी और मुझे हिम्मत बांध रही थी। मैं जिसके पीछे चली जा रहा था वो मेरी दोस्त थी या दुश्मन, मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैं इस हालत में था कि इतना सोच सकूं। सुनसान राह को पार करने के बाद एक मैदान आया। उस मैदान के किनारे पर दो पेड़ नजर आए। उस पेड़ के नजदीक पहुंचकर वो लड़की रुक गई। उसके रुकते ही मैं चौकन्ना हो गया और उससे थोड़ी दूर पर ही रुक गया। मैं उस लड़की के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। वो मुझे इस तरह खुद से दूर ठहरा देखकर मुझे और पास बुलाने लगी। मैं उसके बार बार अनुरोध करने पर उसके पास गया। मैं वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसपास का जायजा लेने लगा, या फिर यूं कहूँ कि अगली घटना घटित होने का इंतजार करने लगा तो गलत नहीं होगा। मुझे इस तरह खोए हुए देखकर वो मुझे बैठने के लिए बोली। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि उसने वहाँ रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, आइए आप यहाँ इस कुर्सी पर आराम से बैठिए। इतनी रात गई उस सोने मैदान में कुर्सी देखकर मुझे बड़ा अचंभित हुआ मगर मैं कुछ भी नहीं बोला। वैसे भी अभी तक जो घटित हो चुकी थी और आगे जो घटने वाला था किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अगले पल मेरे साथ अच्छा बुरा क्या होने वाला था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो चुपचाप बैठकर आने वाले तमाशे की राह देख रहा था। मुझे बैठे हुए देख वो बोली, आप आराम से बैठ जाइए, मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। उसके कहने पर मैं पेड़ के नीचे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया मगर उस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे हवा में लटका दिया हो। मेरा पूरा शरीर रुई के गोले के समान हवा में झूल रहा हो। ये अनुभूति मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा कर रही थी। चारों ओर घोर शांति थी। कोई पत्ता भी हिलता तो उसकी आवाज देर तक हवा में तैरती रहती। आसमान में चांद मेरी बेबसी पर हंस रहा था या दिलासा दे रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कुछ करने की हालत में बिल्कुल नहीं था।
मेरे बस में कुछ करना था तो वो था इंतजार, इंतजार और केवल इंतजार। मैं अपनी हालत पर अफसोस करने में डूबा था कि तभी एक मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। उस आवाज में एक अजीब सी कशिश और मधुरता थी जिसने पूरे वातावरण का रंग ही बदल दिया। उस आवाज में एक अजीब सा जादू था जिसने मेरे अंदर के डर को एकदम से खत्म कर दिया। उस आवाज के जादू ने मुझे इस कदर मदहोश कर दिया कि मैं ये भी भूल गया कि मैं किसी वीराना में एक अजनबी के साथ हूँ। मेरा मन करने लगा कि बस ये आवाज यूं ही फिजा में गूंजती रहे। हमारी बातचीत की शुरुआत हमारे परिचय से शुरू हुई, बल्कि यहाँ पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि उसके परिचय से, क्योंकि मैं तो केवल सुन रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। इससे ज्यादा ना तो कुछ करने की हिम्मत थी ना ही साहस। उसने बताना शुरू किया, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। उसकी इस बात में भी इत्तेफाक रखा था। समस्या ये थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ। उसने इस रहस्य को खोलना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया, आज से लगभग 3 साल बाद हम एक हॉस्पिटल में मिले थे। उस दिन मैं अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आई थी और आप शायद अपना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में आए थे। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाना जरूरी था। मेरी लाख मन्नतों के बावजूद डॉक्टर ऐसा करने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तुरंत सारे पैसे जमा करने की मांग कर रहा था। मेरे पास पैसे तो थे, मगर शायद उतने नहीं जितने की उस समय जरूरत थी। उस समय आपकी सिफारिश पर डॉक्टर ने मेरी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था। आपने बिना बताए मेरी जानकारी के बाकी के पैसे वहाँ जमा करा दिए थे और बिना कुछ बताए वहाँ से चले गए थे। इस बात का पता मुझे बाद में डॉक्टर से चला। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी, मगर मेरे पास इसका कोई जरिया नहीं था। उस लड़की की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके मुंह से निकलकर एक शब्द मुझे अपने साथ मेरे अतीत में लेते जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे वो सारी घटना बिल्कुल याद आ गई। वो बिल्कुल सच कह रही थी। उस दिन उनकी हालत पर मुझे बड़ा तरस आया था और मैं अपने पास पड़े 20,000 उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करा कर लौट आया था। आज अचानक ये सब सुनकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, मगर अब आश्चर्य और भी बढ़ गया कि जब इसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था तो अचानक 3 साल बाद ये यहाँ मेरे सामने कैसे आ गई। इसके पीछे क्या राज था, उसे जानने के लिए मेरा मन उतावला होने लगा। मैं उसकी बात सुनकर बोला, माफ करना, उस घटना को मैं भूल चुका था, शायद इसलिए आपको पहचान नहीं सका। मगर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों बाद आज अचानक आप यहाँ मेरे सामने, और वो भी इतनी घनघोर रात में, इस तरह अकेले। आपकी माँ को अगर ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? वैसे आपकी माताजी कहाँ हैं? आप लोग कहाँ रहते हो? मेरी बात सुनकर वो बहुत दुखी हुई और अचानक ही रोने लगी। उसे रोता देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत बोला, सॉरी, आप इस तरह रोने क्यों लगी? मैंने कुछ गलत बात पूछ ली क्या? मेरी बातों ने उसे तसल्ली दी और उसने रोना बंद कर दिया। सच ही कहा जाता है कि हमदर्दी का मरहम बहुत तेजी से असर करता है। उसने आगे बताना शुरू किया। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 2 दिन बाद ही माँ चल बसी। अकेले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रिश्तेदारों की मदद से माँ का क्रियाक्रम कराया। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता। मेरे लिए घर में रहना मुश्किल हो जाता था। हर तरफ माँ से जुड़ी यादें थी जो मुझे कचोटती रहती थी। मैं अपना ज्यादातर समय घर से बाहर बिताने लगी। उसको बीच में टोकते हुए कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हें अपने घर में भी डर लगता है तो फिर इस तरह इस ठंडी और काली अंधेरी रात में इस तरह वीराने में क्यों घूम रही हो? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर उसने आगे जो बताना शुरू किया, उसे सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। ऐसा लगा मेरे बदन का सारा खून जहाँ तहाँ जम गया हो।
मेरी आंख खुली की खुली रह गई और मैं अचंभे से उसे देखते रह गया। उसने आगे मुझे बताना शुरू किया, मुझे अब किसी से किसी बात का डर नहीं लगता। इतना सुनते ही मैं उसके चेहरे की तरफ एकटक देखने लगा। मैं उसके कहने का मतलब नहीं समझ सका कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि अब उसे किसी बात का डर नहीं लगता। मुझे इस तरह खुद को भयभीत नजरों से ताकते हुए देखकर मानो उसने मेरी नजरों में छुपा सवाल को पढ़ लिया। वो एक बार फिर अपनी बात दोहराती हुई बोली, हाँ अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। मैं एक झटके में बोला, ऐसा क्यों? वो बोली, क्योंकि डर तो उन्हें लगता है जिन्हें कुछ खोने या पाने की लालसा हो या फिर मरने का भय सताता हो। और मैं तो अचानक ही एक पल को वो एकदम से चुप हो गई। मैं बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मैं बोला, पहले ही मर चुकी हो, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोली, मैं अब जिंदा ही नहीं हूँ, मैं तो कब की इस दुनिया और इस मोह माया को छोड़ चुकी हूँ। उसके मुंह से इतना सुनना था कि मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मेरे हाथ पांव जोरों से कांपने लगे, मेरे अल्फाज मेरे होठों के भीतर ही जम गए। सच कहूँ तो एक पल को मैं बेहोशी हो गया था। थोड़ी देर बाद यूं ही पड़े रहने के बाद मैं हिम्मत करके बोला, तो तुम्हारा मतलब तुम मर चुकी हो? मेरी लड़खड़ाती जुबान से उसे अंदाजा हो गया था कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उसने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, हाँ मैं मर चुकी हूँ, मगर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बोला, अगर तुम मर चुकी हो तो फिर मेरे सामने कैसे हो? मुझसे तुम क्या चाहती हो? वो बोली, तुम्हारे सामने मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी आत्मा है। उसके मुंह से इतना सुनना था कि मेरे मुंह से एक चीख सी निकल पड़ी, आत्मा? उसके बाद थोड़ी देर तक क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को जमीन पर लेटा पाया और वो मुझे झकझोर रही थी। शायद मैं बेहोश हो गया था। उसने फिर हिम्मत बढ़ाते हुए मुझसे कहा, ओम तुम बेवजह ही डर रहे हो मुझसे, मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाने नहीं आई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मन को थोड़ी सी राहत तो मिली, मगर मन के अंदर डर बरकरार रहा। आखिर आत्मा तो आत्मा थी, कब बिगड़कर विकराल रूप ले ले पता नहीं। अभी तक मुझे ये भी तो नहीं मालूम हुआ था कि वो मुझसे चाहती क्या थी। मैं उससे बोला, आखिर ये सब क्या माजरा है? तुम यहाँ क्यों आई हो और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे इस तरह वीराने में लाने का क्या मतलब है? आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई? उसने बताना शुरू किया। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने अपना मकान बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगी। वैसे भी मुझे अपने पुराने मकान में बहुत डर लगने लगा था। मैं उसी मकान में रहती थी जिसमें अभी आप रह रहे हो। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक रात अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं झटके से बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि मेरे पैर चादर में फंस गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं उस दिन ऐसी गिरी कि फिर कभी नहीं उठी। मेरा सर जमीन के पक्के फर्श से टकराकर फूट गया और बहुत ज्यादा खून निकलने से मेरी मौत हो गई। सुबह कमरे के बाहर जमा खून को देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस और डॉक्टर आए तब तक मेरा खेल खत्म हो चुका था। पुलिस वाले मेरे शरीर को अपने साथ ले गए, मगर ना जाने क्यों मेरी आत्मा यही इसी कमरे में ही रह गई। पुलिस ने मेरे शरीर के साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम। तब से मैं यही कमरे के आसपास रहती हूँ। आपसे पहले कई किराएदार यहाँ रहने आए, मगर मेरी मौत का किस्सा सुनते ही कुछ ही दिन में मकान खाली करके चले गए। आप अभी तक यहाँ रुके हैं, इसके दो मतलब हैं। पहला ये तो आपको अभी तक ये कहानी मालूम नहीं, और दूसरा ये कि आप बहुत हिम्मती हैं और सब जानने के बावजूद आप यहाँ पर रह रहे हैं। उसके मुंह से सारा सच सुनकर मैं एकदम से दंग रह गया। मैं मन में सोचने लगा, काश मुझे भी ये कहानी पहले ही मालूम हो गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं भी कब का ये मकान
छोड़कर भाग गया होता। मुझे उसकी मौत पर बड़ा तरस भी आ रहा था। इन सब के बीच एक बात ये भी सच थी कि मैं इतने दिनों से यहाँ था, मगर मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ कभी नहीं हुई थी। मगर 2 दिन पहले तक शायद वो अब से शुरू होने वाली थी। सच ही कहा है किसी ने कि हर कुत्ते का दिन आता है। अब मेरे भी दिन आने वाले थे, मगर अच्छे नहीं, बुरे या फिर बहुत बुरे। मैंने उससे पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम कहो तो मैं भी ये मकान छोड़कर चला जाऊं? उसने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर कहा, तो फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगा शायद उसकी आत्मा को भी मुक्ति दिलाने जैसी कोई बात हो, जैसे कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है। उसने जो बात आगे बताई वो और भी अचंभित भरी थी। उसने बताया हर पूनम को उस घर में रहने वाले की मौत हो जाती है। मैंने पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? उसने बताया कि उसकी खुद की मौत भी पूनम की रात को ही हुई थी। उसकी मौत के बाद उस मकान में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों की मौत पूनम की रात ही हुई थी। मैंने पूछा, क्या उन दोनों की आत्मा भी तुम्हारे इधर उधर भटकती रहती हैं? उसने कहा, नहीं, शायद उनके घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया हो, इसलिए उनकी आत्मा नहीं भटक रही है। अगर भटकती भी होंगी तो यहाँ तो कभी नजर नहीं आई। कोई एक और आत्मा है जो यहाँ रहने वालों को मारती है। उसे कई बार मैंने भी देखा है। वो अक्सर पूनम के रात के 1-2 दिन तक दिखाई पड़ती है और फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो कौन है? इस बात को जानने में मुझे कई महीने लग गए और जब सारा माजरा पता चला तो मैं उस दुष्ट को उसकी मनमानी करने से रोकने की कई बार कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। मैंने पूछा, वो दुष्ट है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है? मेरी बात सुनकर वो एक पल को मुझे एकटक देखने लगी। उसे इस तरह लखुत देखकर मुझे डर लगने लगा। वो बस मुझे निहारे जा रही थी और मेरी हालत पतली होते जा रही थी। उसने आगे मुझसे कहना शुरू किया, आपसे एक निवेदन करती हूँ, आप ये मकान छोड़कर कहीं और चले जाइए, वरना वो दुष्ट आपको भी मार डालेगा। मैंने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो मुझे भी मार डालेगा? कौन है वो? मैं तो किसी से दुश्मनी भी नहीं रखता, फिर क्यों कोई मुझे मारना चाहेगा? तुम मुझे किससे बचाना चाहती हो और क्यों? उसने जवाब दिया, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों की सहायता करते हैं। आज के समय में इस दुनिया में जबकि अपने भी बिना किसी मतलब के साथ नहीं देते, तो फिर गैरों के बारे में क्या कहना। मगर आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और आप जैसों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि वो पापी आपको मारे या फिर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। इतना कहते कहते वो बहुत ही भावुक हो गई। मैंने उससे कहा, जब मैंने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया तो कोई मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? रही बात मकान छोड़कर जाने की, तो फिलहाल वो संभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी तो ये मकान नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो बताओ। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आप मेरी चिंता छोड़िए, मैं तो जिस हाल में हूँ ठीक ही हूँ। वैसे भी अब कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? एक मरी हुई को कोई क्या मारेगा? अगर आप मेरी कोई मदद करना ही चाहते हो तो इतना ही कर दीजिए कि आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। हम दोनों कितनी देर से बात कर रहे थे, इसका अंदाजा ना मुझे था ना ही उसको। हम दोनों की बात सुनने वाला वहाँ कौन कौन था कह नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना रहा हो। उससे बात करते करते मेरे अंदर का सारा डर ना जाने कहाँ खो गया। सच कहूँ तो उससे बात करते वक्त मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी आत्मा से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई लड़की है जो सालों से मुझे जानती है और मैं उसको। थोड़ी देर हम दोनों की बात बंद रही। उस दौरान मुझे दोबारा एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मैंने एक नज़र आसमान पर डाली। चांद अभी भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी रोशनी अब थोड़ी
फीकी हो गई थी। कोहरे का एक हल्का सा धुंध उसकी रोशनी से लिपटकर उसे अपने आगोश में ले चुका था। ध्यान से चांद को देखने पर लगा कि अभी पूर्णिमा आने में 3-4 दिन बाकी हैं। जैसे कि उस लड़की ने कहा था कि खतरा पूनम की रात को है। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 3-4 दिन हैं, देखते हैं क्या संभव हो सकता है। मैंने उस लड़की मतलब आत्मा से कहा कि काफी देर हो चुकी है। मैंने घड़ी में देखा तो पाया कि 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे अब जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मेरी बात सुनकर वो एक नज़र मुझे देखी, जैसे कुछ बोलना चाहती हो, मगर कुछ नहीं बोली। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और अपने मकान की तरफ बढ़ता चल पड़ा। मेरे मन में एक संकट ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। मैं मन ही मन सोचने लगा, आने को तो मैं इसके साथ चला आया, मगर अब अकेला जाऊंगा कैसे। एक तो रास्ते में वो डरावना रास्ता भी आएगा, मगर इसी के जैसे कोई और मिल गई तो इस रात शायद मैं मर ही जाऊं। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि कोई 1 मिनट की दूरी से भी सुन सकता था। तरह तरह के जानवरों की आने वाली आवाज मेरे डर को दुगना कर रही थी। मैं मुश्किल से 100 मीटर ही चल पाया था कि अपने पीछे किसी की आहट पाकर मेरे कदम ठिठक गए। ऐसा लगा कोई मेरे पीछा कर रहा हो। मैंने मन ही मन भगवान को मानने लगा। मेरी गिग्गी बंध चुकी थी। ऐसा लगा कि पूर्णिमा को मरने की वजह आज ही मर जाऊंगा। मैं ठिठक तो गया था, मगर मेरी हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हो रही थी। अजब कसमोकस में पड़ा था। मैं आगे तो जाना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं खुद को ही कोसने लगा। नाहक ही वहाँ से उठकर आने लगा। 1-2 घंटे में तो वैसे भी उजाला हो ही जाता। कम से कम उसके साथ होने से डर तो नहीं लग रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, ठहरो, अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रही हूँ। इतना सुनते ही मेरी हालत पतली हो गई। अब तो मेरे मन को विश्वास हो गया कि आज ही मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। मैं इतना डरा हुआ था कि उस आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो आवाज उसी लड़की की थी जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था। वो तो भला हो उसका जो थोड़ी देर में ही मेरे सामने आ गई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। हालांकि वो भी एक आत्मा ही थी, मगर अब तक उसके बात और व्यवहार से मुझे इतना तो यकीन हो चुका था कि मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। मैं अपने मन की भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता हूँ। बोलो क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? वो बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हुआ। आखिरकार मैं भी तो यही चाहता था, मगर मैं अपने दिल का हाल उसके सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। लिहाजा उसने बोला, क्यों, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? मैं अकेला चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। मैं किसी और बात में अपना और समय नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ न आने के लिए कहकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो नहीं मानी और मेरे पीछे पीछे ही आने लगी। मैं जैसे ही कमरे पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में वो वहाँ नहीं थी या फिर वहाँ रहते हुए भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिलहाल जो भी हो, मैं सीधा कमरे में पहुंचा। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 4:30 बज रहे थे। मेरे पास अभी सोने के लिए कम से कम 3 घंटे थे। वैसे भी मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैं बिना समय गवाए बेड पर लेट गया और थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी लग गई। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो देखा नाश्ता सामने तैयार होकर रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तो बनाया ही नहीं था। फिलहाल मुझे देर हो रही थी, लिहाजा मैंने नाश्ता पैक किया और ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ तेज कदम से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद बस आई और मैं ऑफिस चला गया। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं वापस घर आया। आज भी खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए होटल से डिनर पैक करवा लिया। कमरे पर पहुंचकर मैंने डिनर किया और सोने की तैयारी करने लगा।
मैं बेड पर लेट तो गया मगर दिमाग में पिछली रात वाली और फिर सुबह नाश्ते वाली घटना ही तूफान मचाई हुई थी। उसके अलावा आज मैं खुद ही किसी के आने का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। ऐसे ही इंतजार करते करते मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह मैं जागा तो देखा आज फिर नाश्ता बनकर तैयार था। मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता किया, कमरे पर ताला डाला और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मेरा ध्यान इसी बात पर लगा था कि मेरा नाश्ता कौन बना रहा है 2 दिन से। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसा तो नहीं वही लड़की मेरा नाश्ता बना रही है। फिर मैंने अपने दिमाग को बहलाया कि कोई आत्मा कैसे भोजन पका सकती है, मगर मेरा दिमाग इतनी आसानी से बहलने वाला ना था। वो तो इस बात की सच्चाई चाहता था जो फिलहाल उसके पास नहीं थी, और कोई दूसरा भी ऐसा नहीं था जो उसका हल बता सके। लिहाजा उसे बीच भंवर में गोते लगाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना मिला। अगली 3 रात को ना तो दरवाजे पर किसी की आहट हुई और ना ही कोई आया। धीरे धीरे मेरे दिमाग से भी सारी घटना धूमिल पड़ने लगी। मैं सारी बात बिल्कुल ही भुला देता अगर चौथी रात को दरवाजे पर फिर किसी की आहट ना हुई होती। मैं समझ गया हो न हो वही लड़की होगी। इस बार मैंने बिना डरे सहमे तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, सामने वही लड़की थी। लेकिन पिछले दिनों की तरह आज वो कहीं नहीं गई, बल्कि वहीं बैठी रही और कमरे के फर्श को एकटक निहारती रही। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने उससे इस बारे में पूछना चाहा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, पिछले 3 दिन तुम कहाँ थी? मुझे उस दिन के बाद लगा कि तुम अगले दिन भी आओगी, मगर तुम नहीं आई। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानती थी। उसने मुझसे कहा, मैं तो यहीं थी इसी कमरे में, कभी अंदर कभी बाहर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सामने नहीं आती थी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे शिकायत भरे लहजे में कहा, ये तो गलत बात है। किसी के कमरे में उसकी आज्ञा बिना प्रवेश करना या गुप्त रूप से रहना। वो मेरी तरफ देखी और फिर बोली, तुम्हारा कमरा? शायद तुम भूल रहे हो, तुमसे पहले ये मेरा कमरा था और आज भी है। मैं तो इसे छोड़कर कभी गई ही नहीं। ये बात और है कि मैंने किसी को कभी यहाँ रहने से मना भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा पूछा, फिर आज अचानक साक्षात दर्शन देने के पीछे क्या राज्य है? उसने जवाब दिया, आज मैं तुम्हें कल होने वाली घटना से सावधान करने आई हूँ। मैंने उसके इस उपकार के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर आने वाली कल की योजना बनाया। योजना बनाने के बाद भी हम दोनों काफी देर तक बात करते रहे। बहुत देर तक तमाम तरह की बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, वरना सुबह देर हो जाएगी। उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैं उसको गुड नाइट बोलने ही वाला था कि वो वहाँ से अदृश्य हो गई। मेरा मन न जाने क्यों कुछ उदास हो गया। फिर मुझे ध्यान आया कि वो यहीं कहीं होगी, बस मुझे नजर नहीं आ रही। एक बार जोर से कहा, गुड नाइट। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज सुनाई पड़ी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। मैं समझ गया कि वो वहीं थी, बस मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर आकर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। अगली शाम ऑफिस से लौटने के बाद मैंने भोजन इत्यादि समाप्त किया और फिर अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। रात के लगभग 11 बजे वो लड़की भी आ गई। फिर योजना के अनुसार मैं घर पर नहीं सोया, बल्कि घर से कुछ दूर पर जाकर छुप गया। मेरी जगह वो जाकर बेड पर सो गई। मैं ऐसी जगह छुपा था जहां से आने जाने वाले रास्ते पर मेरी पूरी नजर रहे, जिससे कि किसी भी आने वाले शख्स को देख सकूं। करीब 12:30 बजे अचानक ही फिजा में एक अजीब सा और भयंकर हंसी गूंजी।
इतनी भयंकर थी कि मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस हंसी के बाद अचानक ही कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जो कि इस बात का साफ संकेत था कि कुछ बुरा होने वाला था। कुछ जानवर नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी ही भाप लेते हैं, जिनमें से कुत्ते भी हैं। शायद उन्हें किसी बुरी चीज की आहट मिल चुकी थी और वो करुण आवाज में सबको बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरी नजर एकटक मेरे कमरे के दरवाजे पर लगी थी। आगे जो होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाजा ना था। आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति का रास्ता देख रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसकी शक्तियाँ और उसकी कमजोरी का ही अंदाजा था। वो जिंदा भी नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी, जैसे कि उस लड़की ने मुझे बताया था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ही फिर एक बार तेज आहट हुई। इस बार ये आवाज मेरे बहुत ही नजदीक से आई थी। इस बार मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई। मैं सोचने लगा कि बिना वजह ही ये झमेला मोल लिया। इससे तो यही अच्छा था कि मैं ये मकान ही छोड़कर भाग गया होता। कम से कम ये वक्त तो नहीं देखना पड़ता। फिर ख्याल आया कि यदि मैं नहीं तो कोई और शिकार बनता ही, तो फिर अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अगर मेरी मौत आज ही होनी है तो इसे कोई नहीं टाल सकता, और अगर नहीं तो कोई मुझे नहीं मार सकेगा। मैं युद्ध में तो कूद पड़ा था, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं जो इस युद्ध में काम आए, सिवा मेरी अच्छाइयों के और भगवान के नाम के। थोड़ी देर बाद ही वो आत्मा मेरे घर के सामने दरवाजे पर खड़ा दिखा। चांद की रोशनी में मैं उसे साफ देख सकता था। उसका बहुत ही भयानक और विकराल रूप था। कमरे के अंदर से उठती रोशनी देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। शायद उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसका शिकार कमरे के अंदर है। वो उसी तरह खुश दिख रहा था जैसे मेमने को देखकर शिकारी शेर खुश होता है, या फिर उससे भी ज्यादा। वो दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दोबारा दरवाजे पर जोर से लात मारा। दरवाजे पर आहट पाकर वो लड़की दरवाजा खोली। उस लड़की को सामने दरवाजे पर देखकर वो भयानक आदमी एकदम से भौचुक रह गया। उस लड़की को देखते ही उसके चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल होते जा रहा था। ये सब देखकर मैं अलग ही आश्चर्य में था। मुझे लग रहा था कि आने वाली आत्मा अचानक ही प्रकट हो जाएगी और कमरे के अंदर प्रवेश कर जाएगी। मुझे लग रहा था कि वो हवा में इधर उधर उड़ता रहेगा, जैसे कि मैंने फिल्मों में देखा था। मगर सामने जो हो रहा था वो सब बिल्कुल विपरीत था। ये आत्मा तो एक साधारण मनुष्य की भांति अपने कदमों पर चलकर आया था और कमरे में जाने की आज्ञा भी मांग रहा था। हाँ, एक चीज थी जो सामान्य व्यक्ति से भिन्न थी, और वो थी उसकी भयानक आवाज और साथ ही साथ उसका विकराल रंग रूप। मैंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की से कुछ कह रहा है। मैंने अपना पूरा ध्यान उनके बीच हो रही वार्तालाप पर टिका दी। वो आत्मा उस लड़की से कह रहा था, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया था, तो तुम फिर जिंदा कैसे हो सकती हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। कहाँ है मेरा शिकार? आज मैं उसकी बलि देकर अपने आराध्या को प्रसन्न करूंगी। उस आत्मा की बात से ये साफ हो चुका था कि वो उस लड़की को पहचान चुका था। उसकी बात सुनकर भी लड़की के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि और हिम्मत से बोली, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। मेरे रहते तू अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वो लड़की उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। उस आत्मा ने उस लड़की को जोर से झटका मारकर दरवाजे से हटाना चाहा, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद उन दोनों में मारा मारी शुरू हो गई। वो आत्मा तंत्र विद्या भी जानता था। ये मुझे तब पता चला जब उसने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग उस लड़की पर करना शुरू किया। उसकी तंत्र विद्या के आगे वो लड़की बार बार बेबस हो जाती और चाहकर भी उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, मगर वो हार मानने को भी तैयार नहीं थी। ये सब देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ
पछतावा भी महसूस होने लगा। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी कि मैं कैसा मर्द हूँ जो एक औरत का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। इससे तो अच्छा होता कि आज ही मेरी मृत्यु हो जाती। वो आत्मा उस लड़की से बार बार कह रहा था, अरे पागल लड़की, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी जैसी कितनी आत्मा मैं अपनी झोली में रखकर घूमता हूँ। मेरी सिद्धि पूर्ण होने में केवल 2 बलि बाकी है। इस 2 बलि के बाद मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कोई मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो जाऊंगा। मेरे सामने मौत भी मजबूर हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान। उस आत्मा की बात सुनकर मेरा भ्रम दूर गया। दरअसल मैं अभी तक जिसे कोई बुरा आत्मा समझ रहा था, वो आत्मा नहीं बल्कि एक जीता जागता मनुष्य था। अब मेरे अंदर का डर भी जाता रहा। उसकी बात सुनकर एक बात साफ हो गई कि वो कोई तांत्रिक है जो अपनी सिद्धियों को पूरा करने के लिए मनुष्य लोगों की बलि चढ़ा रहा है। वो भी मेरे जैसा मनुष्य था। अंतर बस इतना था कि वो कुछ तंत्र विद्या जानता था और मैं नहीं। उस लड़की और तांत्रिक की लड़ाई जोरों पर थी। कभी वो तांत्रिक उस लड़की पर भारी पड़ रहा था, कभी वो लड़की उस तांत्रिक को पटकनी दे रही थी। लाख कोशिश के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को नहीं मार पा रहे थे। वो लड़की तो पहले ही मर चुकी थी, तो फिर उसे मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लड़की भी उस तांत्रिक को नहीं मार पा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो सुना था कि आत्मा किसी को भी मार सकती है। फिलहाल लड़की अपनी कोशिश में लगी थी। उन दोनों के बीच युद्ध भयंकर रूप में जारी था। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाई और बोली, अरे पागल आत्मा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी जैसी हजारों आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी मौत केवल और केवल मनुष्य द्वारा ही हो सकती है, जिंदा आदमी द्वारा, समझी। मेरी सिद्धियां तुम जैसे को मेरे पास तक पहुंचने ही नहीं देंगी, और इस जमीन पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मेरा सामना कर सके। इतिहास इस बात का गवाह है कि अभिमानी मनुष्य का सबसे बड़ा त्रिशूल होता है। वो चाहे रावण हो, कंस हो, दुर्योधन या कोई और। जिसे भी खुद की शक्तियों का अभिमान हुआ, वो धूल दूषित हो गया। फिर तो ये एक साधारण तांत्रिक था। इसको निपटाने में कितना देर लगना था। तांत्रिक की बात सुनकर मैंने खुद ही उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उस समय न जाने कौन सी शक्ति थी जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठा और तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगा। मुझे इस तरह तांत्रिक के सामने आया देखकर वो लड़की एकदम से चौंक गई। वो मुझे वहां से भागने के लिए कहने लगी। एक तरफ मुझे युद्ध में शामिल होता देख वो लड़की दुखी और चिंतित हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर जब तांत्रिक की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंख खुशी से चमक उठी। वो खुशी से झूमने लगा। होता भी क्यों ना, आखिर जिस चीज के लिए वो इतनी देर से कष्ट कर रहा था, अब वो चीज उसके सामने पड़ी थी। एक तरफ उस लड़की को ये दुख सता रहा था कि बाकियों की तरह आज मैं भी मर जाऊंगा। उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों उस तांत्रिक के सामने आ गया। इधर मैं ये सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। आज अगर मौत होनी है तो वही ठीक, आज ये तो, नहीं तो मैं इस तांत्रिक को मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। जिस आदमी को मौत का खौफ ना हो, उससे कौन पार पा सकता है। इतिहास गवाह है कि मौत पर विजय उसी ने पाई जो खुद मौत से टकराए, भले ही वो कुछ पल के लिए क्यों ना रहा हो। जब मैं उस तांत्रिक के सामने पहुंचा तो देखा कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। चेहरे पर भस्म लगा रखा था उसने। उसके लंबे लंबे बाल और लाल लाल आंख और भी भयानक बन रही थी। कोई और दिन होता तो शायद उसे देखते ही मैं बेहोश हो जाता, लेकिन आज शायद मौत के भयने होने के कारण मैं उसके सामने खड़ा था। खड़ा ही नहीं था बल्कि उसे युद्ध के लिए ललकार भी रहा था। एक तरफ वो भयंकर और दूसरी तरफ मैं एक सामान्य कद काठी का। उसके एक ही वार ने मुझे दूर उठा फेंका। उसके एक ही वार ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी ओर आता देख मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसके दूसरे वार से फुर्ती से बच निकला।
उसने दूसरा वार पूरी ताकत से किया था, जिसके चूक जाने पर वो स्वयं ही अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। इतना मौका मिलना था कि वहाँ पड़ी लठ जो तांत्रिक अपने साथ लिए था, उसे उठाकर मैंने उसके सिर पर दे मारा। मेरा वार एकदम ठिकाने पर पड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एकदम से बिलबिला उठा। उसके सिर से खून की धारा फूट पड़ी। मेरे वार से वो और भी गुस्सा हो चुका था। मैं भी तो यही चाहता था कि वो अधिक से अधिक गुस्से में रहे, ताकि वो अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग ना कर पाए। मैं उस पर दूसरा वार करता इससे पहले ही वो उछलकर दूर हट गया। उसकी फुर्ती इस हाल में भी कमाल की थी। मेरा वार चूकते ही उसने अपना वार कर दिया और एक जोरदार लात मुझ पर पड़ी, जिससे मैं 10 मीटर तक घसीटता ही रहा। वो तो मेरा काम उसी समय तमाम कर दिया होता अगर उस लड़की ने मुझे बचाया ना होता। वो अभी तक वहीं खड़ी हमारा युद्ध देख रही थी। इस बीच मौका मिलते ही मैंने 2-3 वार और तांत्रिक पर कर दिए। इस लड़ाई में अभी तक मेरे हित में एक बात जो जा रही थी, वो थी तांत्रिक की तंत्र विद्या का मुझ पर प्रयोग न करना। शायद उसे इस बात का विश्वास था कि वो बिना किसी तंत्र मंत्र के ही मेरा काम तमाम कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे क्रोध के कारण उसे इस बात का ध्यान ही ना रहा हो। शायद यही वो गलती कर रहा था। अब हम दोनों ने मिलकर तांत्रिक से टकराने का निश्चय किया, क्योंकि अकेले ना तो मैं उसे हरा सकता था और ना ही वो लड़की। फिर क्या था, उसके वार से बचते बचते हम दोनों ने उस पर इतने हमले किए कि वो वहीं ढेर हो गया। वो अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करता इससे पहले ही उसके परखच्चे उड़ गए। हमारी लड़ाई खत्म होते होते वहाँ पर कब इतने लोग इकट्ठे हो गए मुझे पता ही ना चला। भीड़ को बढ़ते देख वो लड़की वहीं अदृश्य हो गई। अब वहाँ हम 2 लोग बचे थे, मैं और उस तांत्रिक की लाश। जमा होती भीड़, जहाँ तक मेरा अंदाजा था, मुझे लगा ये लोग अपने घरों में छुपकर हम दोनों की लड़ाई देख रहे थे और हम दोनों में से किसी एक का मरने का इंतजार कर रहे थे। उनको शायद इसी बात का अंदाजा रहा होगा कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, और इसलिए वो लोग अपने अपने घर में छुपे हुए थे। मगर जैसे ही उनका अंदाजा गलत निकला, अर्थात मेरे हाथों तांत्रिक मारा गया, सबके सब अपने अपने घर से निकल आए। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। अपनी आदत अनुसार सब कुछ हो जाने के बाद शायद उस भीड़ में से किसी ने उन्हें सूचित कर दिया था। पुलिस ने रात में ही उस तांत्रिक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मुझे पकड़कर थाने ले आए। सुबह होते ही मेरी कॉलोनी के कई लोग और मेरे ऑफिस के साथी थाने पहुंच गए। कॉलोनी वालों ने रात को घटी घटना विस्तार पूर्वक पुलिस वालों को सुनाई, लेकिन पुलिस फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार ना हुई। मैं हफ्ते भर जेल में ही बंद रहा। मेरे दोस्त और कॉलोनी के कुछ ऊंचे ओहदे वालों ने मेरे केस को लड़ने के लिए शहर के जाने माने वकील को बुलाया। केस शुरू हुआ और महीने भर के अंदर ही मुझे जमानत मिल गई। मैं दोबारा अपने कमरे पर लौट आया। कॉलोनी वालों की नज़र में अब मैं हीरो बन चुका था। कुछ दिन पहले जहां मैं बिल्कुल अजनबी सा रहता था, वहीं आज मुझे जानने वालों की कमी नहीं थी। मैं जिस दिन कमरे पर लौटकर आया, पूरे दिन घर पर ही रहा। मुझसे मिलने आने वालों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। सभी लोग उस तांत्रिक के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उस तांत्रिक के बारे में उस रात ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। हाँ, लोगों से पता चला कि वो बहुत ही पापी था, जो ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुका था। उसका भय पूरे मोहल्ले में कायम था। शायद यही वजह थी कि लोग उसकी मौत से इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। रात को खाना खाने के बाद जब सोने को तैयार हुआ तो मैंने सोने की वजह उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा, जो उस दिन अचानक ही गायब हो गई थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आई तो हार कर मैं सो गया। अगले कई दिनों तक मेरे साथ फिर उसी तरह की कोई घटना ना हुई। ना तो कभी फिर दरवाजे पर कोई आहट हुई और ना ही कोई आया। मैं ऑफिस के काम में पहले से तालीन हो गया। जिंदगी अपने पुरानी रोड पर लौट आई थी। एक रात मैं बेफिक्र सोया हुआ था कि अचानक ही किसी ने मेरे दरवाजा खटखटाया। मुझे समझते देर ना लगी कि हो न हो वही लड़की फिर मुझसे मिलने आई होगी। मैं झट से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ दीपक खड़ा था। अचानक इतनी रात को दीपक को आया देख मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने उसे अंदर आने को कहा और खुद बाहर निकलकर इधर उधर
इस उम्मीद में देखने लगा कि शायद उस लड़की के दीदार हो जाएं, मगर वो मुझे कहीं ना दिखाई दी। मैं जैसे ही वापस कमरे में आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था, जबकि अभी अभी दीपक मेरे सामने ही अंदर कमरे में आया था, मगर अब वो कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। मैं बेचैनी से कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे बैठ के एक कोने पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई पड़ा। मैंने वो कागज उठा लिया जिस पर लिखा था, आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं और शायद उस पापी तांत्रिक का खात्मा आपके हाथों ही लिखा था, इसलिए आप यहाँ आए थे। मैं और मेरे साथ साथ ये मकान सदा ही आपका आभारी रहेगा। अब इस घर में कोई और दुर्घटना नहीं होगी। अब मैं भी यहाँ से सदा के लिए जा रही हूँ। अब रात में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरी वजह से आपको जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपकी शुभ चिंतक। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।